हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि वो सारी चीजें आप सीख सके जो इस सेशन में मैं आपको सिखाना चाहता हूं। कीप इट सिंपल, मतलब इसे सिंपल रखिए। ऑथर ये कहना चाहते हैं ईपीएफओ मस्ट सिंप्लीफाई। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ईपीएफओ। एपीओ ईपीएफओ मस्ट मस्ट यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ वी1 लगाते हैं। जब सेंटेंस एक्टिव हो, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जब सेंटेंस एक्टिव हो तो उस कंडीशन में आप मॉडल्स के साथ हमेशा वी1 का यूज करेंगे। मॉडल्स के साथ आप हमेशा वी1 का यूज करेंगे। जब ये पैसिव में जाएगा, इन पैसिव, तो मॉडल्स के साथ बी लग जाएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसको याद रखेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होता है यहाँ पे एपीएफओ मस्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का यहाँ मतलब हुआ जैसे इसको और भी शॉर्टन करना, फैसिलिटेट करना, मतलब बहुत ही आसान बनाना। एक वर्ड आता है फैसिलिटेट। इस वर्ड का मतलब होता है मेक समथिंग इजियर। मेक समथिंग इजियर, इसको आप याद रखेंगे। फैसिलिटेट का मतलब होता है। एक वर्ड आता है फेलिसिटेट। इसका एक्चुअल मतलब होता है, फेलिसिटेट का मतलब होगा, यहां पे मैं इसको सही से लिख देता हूं, टू कॉन्ग्रेचुलेट, इसको बोलते हैं बधाई देना। और ये है फैसिलिटेट। यहाँ पे फैसिलिटेट है और ये वाला ऊपर वाला है फेलिसिटेट। तो फैसिलिटेट मतलब टू मेक समथिंग इजियर, और भी सिंप्लीफाई कर देना, आसान करना। प्रोसेस मतलब होता है, प्रोसीजर को बोलते हैं। फॉर मेंबर्स टू अवेल, अवेल मतलब फायदा उठाना, लाभ उठाना। हायर पेंशन, हायर पेंशन का लाभ उठाने के लिए। यहां से फिर से समझते हैं। ईपीएफओ मस्ट सिंप्लीफाई, ईपीएफओ को जरूर, मस्ट का मतलब जरूर होता है, ये सेंस ऑफ कंपल्शन के सेंस में यूज करते हैं मस्ट। सिंप्लीफाई करना चाहिए यानी फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी आसान करना चाहिए। प्रोसेस फॉर मेंबर्स, मेंबर्स के लिए। टू अवेल हायर पेंशन, हायर पेंशन के बारे में, हायर पेंशन के लिए फायदा उठाने के लिए। अवेल का मतलब फायदा उठाना होता है, लाभ उठाना होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं डेली बेसिस पे। अगर आप डेली बेसिस पे, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डेली बेसिस पे अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से, तो आपकी ग्रामर अच्छी होगी ही, साथ ही साथ उसके रूल्स अच्छे होंगे और रीडिंग हैबिट्स काफी अच्छी हो जाएगी, जिसको यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीजों को सॉल्व करने में आपको काफी ये सारी चीजें मदद कर सकती हैं अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हो गई। तो ग्रामर के अलावा आपको रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए। ग्रामर आप पढ़ के सीख लेते हैं बट रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती, होती है तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाती इंग्लिश। इसके लिए बहुत जरूरी चीज है रीडिंग। जैसे जब भी इसमें रीड करेंगे तो कुछ पॉइंट आप समझेंगे। जैसे आपको समझना है नाउन कौन सा वर्ड है, टेंसेस कौन है, एक्टिव है या पैसिव है, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, एडवर्ब कौन सा वर्ड है, प्रेपोजिशन कहाँ है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे, जो भी सारी चीजें होती है उन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पे डेली बताता हूँ। जैसे जब भी आप डिस्कशन देखते होंगे तो सफिक्स मेथड से कुछ वर्ड्स को पहचान सकते हैं। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में TION हो,
सफिक्स में उसके बाद MENT हो लास्ट पे, किसी भी वर्ड के लास्ट में उसको बोलते हैं सफिक्स। OR हो, ER हो, डबल ER वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, इज्म वाला कॉन्सेप्ट आता है, SIS या IS वाला कॉन्सेप्ट आता है, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, नेस लगा हो, ये सभी नाउन के रूप होते हैं। उसके अलावा कुछ इसमें कंफ्यूजन भी है, तो उसको दूर करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस आर्टिकल्स के बाद यूज हो, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड का जिक्र होता है, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। आप ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिया हो या वर्ब दिया हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उसके पहले आर्टिकल्स का आपने यूज किया, तो ये जो बीच वाला वर्ड होगा, यानी यहाँ पे जो वर्ड होगा, वो नाउन कहलाएगा। अगर यहां से आप नहीं पकड़ पाते हैं, कुछ जगहों पे कंफ्यूजन है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जब भी आपको क्लोज टेस्ट बनाना हो, सेंटेंस फिलर्स बनाने हो, तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा कहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं ये सारी चीजें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और भी तरीके हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिस वर्ड के सफिक्स में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सफिक्स का मतलब बाद में जुड़ने वाली चीज होती है। सफिक्स में OUS लगा हो, एबल का यूज किया हो, एबल लगा हो, IVE लगा हो, OSE लगा हो, लेस लगा हो, एल लगा हो, ये सभी जो वर्ड्स होंगे, जिनके वर्ड्स में, जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। अगर आप यहां से नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स की अलग अलग पोजीशन भी होते हैं, तो आप यहां से पता कर पाएंगे। अगर कोई वर्ड आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो याद रखेंगे इस प्रकार से, ये 20 वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा और ये नाउन होगा। या एक और तरीका है पहचानने का, जैसा कि मैंने कहा, वर्ब या प्रेपोजिशन। उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उसके पहले एक और वर्ड का जिक्र हो, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं वहां पे वो वर्ड नाउन होगा। उससे पहले जो वर्ड आएंगे वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, वर्ब या प्रेपोजिशन। मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन को शॉर्ट में लिखा हूं मैं। उसके पहले एक वर्ड आया, उसके पहले एक और वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आए, और यहाँ पे आर्टिकल लगा हो। ये सब आप ध्यान देंगे जब भी आप रीड करेंगे सेंटेंस में, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रेपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होगा नाउन होगा, ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, यहाँ पे एडवर्ब कहलाएगा, ये वाला एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, किसी भी नाउन में अगर आप LY लगाते हैं, तो वो बनता है एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ब में आप LY लगाते हैं, तो वो बनता है एडवर्ब। तो सेंटेंस में ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से मैं स्टोरी समझाने जा रहा हूं, आप आराम से समझेंगे। और जो सारी चीजें बताई गई हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे खोजिए कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी और
अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है। चलिए, द मूव बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नाउन है, TION वाला वर्ड नाउन होता है। वैसे तो ये यहाँ पे ईपीएफओ का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब ऐसे मूव एक वर्ड है, मूव का मतलब आगे बढ़ना होता है, पर यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा हुआ है। इससे ठीक पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे द मूव का मतलब हुआ कदम। यह मूव का मतलब क्या हुआ? कदम। एक स्टेप को कहते हैं मूव, मतलब कार्यवाही बोल सकते हैं, कदम बोल सकते हैं। द मूव बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटेंड, ये 2+V1 है। एक्सटेंड का मतलब होता है, एक्सटेंड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका एक्चुअल मतलब होता है, एक्सटेंड का मतलब जैसे किसी भी चीज को बढ़ाना, आप ये कहेंगे। मतलब इनलार्ज करना या इंक्रीज करना बोलेंगे। इंक्रीज करना भी बोल सकते हैं या इनलार्ज करना भी बोलेंगे। द डेडलाइन, यहाँ पे डेडलाइन नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि उससे पहले आर्टिकल लगा है। डेडलाइन का मतलब लिमिट होता है, जो किसी भी चीज की टाइम सेट कर दी जाती है उसको डेडलाइन बोलते हैं। फॉर अ थर्ड टाइम, तीसरी बार। फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, पेंशनर्स टू एक्सरसाइज, यहाँ पे एक वर्ड मिला एक्सरसाइज। वैसे तो एक्सरसाइज का मतलब होता है यूटिलाइज करना या वर्कआउट करना। यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब होता है टू अवेल वन सेल्फ ऑफ। इसका मतलब हुआ टू अवेल। अवेल का मतलब फायदा उठाना, वन सेल्फ ऑफ। यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब फायदा उठाने की बात हो रही है। फॉर द थर्ड टाइम, फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, जो एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स के लिए, टू एक्सरसाइज मतलब फायदा उठाने के लिए या वर्कआउट करने के लिए। द ज्वाइंट ऑप्शन फॉर हायर पेंशन और इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ। वैसे तो रिलीफ का मतलब होता है, एक वर्ड आता है सोलेस, यहाँ पे इसको मैं सही से लिख देता हूँ। रिलीफ का मतलब होता है कंफर्ट भी बोलेंगे, या फिर एक वर्ड आता है सोलेस जिसका मतलब राहत होता है। तो यहाँ पे लिमिटेड रिलीफ, रिलीफ यहाँ पे नाउन है और लिमिटेड ये पास पार्टिसिपल है। मतलब ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं, द ज्वाइंट ऑप्शन फॉर हायर पेंशन इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ। मतलब इसका लिमिटेशन है, मतलब उससे आप ज्यादा नहीं जा सकते, ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता, ये लिमिटेड रिलीफ में है। एज सेवरल इश्यूज, सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इश्यूज यहाँ पे नाउन है। रिमेन अनसॉल्व, अनरिजॉल्व, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। रिमेन यहाँ पे वर्ब है। अनरिजॉल्व का मतलब है जो जिसका कोई यहाँ पे वो चीजें नहीं आई। अनरिजॉल्व का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे इसका पेंडिंग बोल सकते हैं। अनरिजॉल्व का मतलब होगा पेंडिंग, आप कह सकते हैं पेंडिंग। सेवरल इश्यूज, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व हैं, मतलब अभी पेंडिंग है। एज द, यहाँ बोलेंगे एज द इंटायर प्रोसेस। प्रोसेस नाउन है, उससे पहले वर्ब आया, उसके बाद वर्ब आया, यानी वर्ब से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है और उससे पहले आर्टिकल लगा। तो एज यहाँ पे कंजंक्शन है। द इंटायर, ये यहाँ पे इंटायर क्या हुआ? एडजेक्टिव। और प्रोसेस नाउन है। प्रोसेस मतलब प्रोसीजर या तरीके को बोलते हैं। इज एन आउटकम ऑफ, आउटकम यहाँ पे क्या हुआ? नाउन है क्योंकि उससे प्रपोजिशन से पहले आया और उससे पहले आर्टिकल लगा। तो आउटकम का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी चीज के रिजल्ट को कहते हैं या इफेक्ट को बोलते हैं आउटकम। एज द इंटायर प्रोसेस इज एन आउटकम ऑफ सुप्रीम, ये जो पूरा प्रोसेस है रिजल्ट है, आउटकम मतलब रिजल्ट बोलेंगे।
आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जजमेंट मतलब फैसला को बोलेंगे, ऑफ या डिसीजन ऑफ नवंबर 2022 ऑन द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स। ये टी वाई एंडिंग वर्ड वाला भी नाउन होता है, और वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले आया, उससे पहले आर्टिकल है तो नाउन होगा। इसकी जो वैलिडिटी है ऑफ अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन करना, यानी मॉडिफिकेशन करना, इंप्रूवमेंट्स को बोलते हैं। मेड इन 2014 टू द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ये अमेंडमेंट सुधार किया गया, बनाया गया 2014 में ईपीएस, दैट मींस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के लिए। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए, आप उन चीजों को आराम से नजरें टिकाकर पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बट आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो उन सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे, जो चीजें इस लाइंस में या यहाँ यहाँ पे जो इस टॉपिक में दिया गया है, जो लाइंस दी गई हैं, उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने वाली। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। टू द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम द मैटर पर्टेन्स। यहाँ पे वर्ड मिला पर्टेन्स। पर्टेन्स का मतलब होता है रिलेटेड टू। इसका मतलब होगा रिलेटेड टू टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स हैं, कैंडिडेट्स को बोलते हैं एप्लीकेंट्स, उनकी दो कैटेगरीज हैं। दोज हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, जो व्यक्ति, दोज, कभी भी सेंटेंस में दे के साथ हु लगा हो तो ये लिखना गलत है, कभी भी लिखते हैं दोज हु। वे लोग जो, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस प्रायर टू September 1st 2014। जो लोग 2014 से पहले, 1 सितंबर 2014 से, प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू लेता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इन सभी के बाद आप टू का यूज करेंगे, TO2। उसके बाद प्रेफर के साथ भी कुछ कंडीशन है, जैसे प्रेफर के साथ जब भी तुलना हो नाउन के बीच में तो टू लगाते हैं, और जब भी तुलना हो वर्ब के बीच में तो रैदर देन का यूज करते हैं। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। प्रेफर दो नाउन के बीच में तुलना करेंगे तो टू का यूज करना है, और प्रेफर के बाद रैदर देन का यूज करते हैं जब वर्ब के बीच में तुलना करेंगे। तो पहली चीज ये हो गई कि जो पहले रिटायर्ड है उनकी बात हो रही है। एंड दोज हु लेफ्ट सर्विस आफ्टर द डेट, एंड दोज हु आर स्टिल इन सर्विस, और जो लोग सर्विस उस डेट के बाद छोड़े और जो लोग अभी भी सर्विस में है, स्टिल मतलब अभी भी हैं। ये आर मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। नियरली 16 लाख एप्लीकेंट्स, करीब 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 16 लाख एप्लीकेंट्स। 16 लगा है तो लैक्स नहीं लिख सकते, उसी प्रकार से अगर कोई न्यूमरल वैल्यू लगा हो तो थाउजेंड्स नहीं लिख सकते, डजन्स नहीं लिख सकते। जैसे 5 डजन्स, 10 डजन्स नहीं लिख सकते, सीधे लिखेंगे 5 डजन, 10 डजन, 200, 500। बट सीधे लिखा हो हजारों तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूमरल वैल्यू नहीं है, अनेकों की बात करते हैं। नियरली 16 लाख एप्लीकेंट्स हैव बीन रिसीव्ड, मतलब रिसीव किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, सो फार अभी तक। येट अनदर एक्सटेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। रूल आउट मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रूल आउट मतलब होता है रिजेक्ट करना। रूल आउट इसका मतलब होता है रिजेक्ट, याद रखेंगे।
डिसमिस करना, खारिज करना, एलिमिनेट करना होता है। अनदर एक्सटेंशन जो है उसको रिजेक्ट किए जा सकते हैं। आफ्टर ऑल इट इज टू अर्ली, ये काफी अर्ली है, टू का मतलब आवश्यकता से अधिक, टू इंडिकेट दैट हायर पेंशन डिसबर्सल विल बिगिन। डिसबर्सल यहाँ पे एक वर्ड आया, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे आउटले या स्पेंड, खर्च को बोलते हैं। डिसबर्सल मतलब होता है आउटले या स्पेंड। डिसबर्सल इसका मतलब होता है, ये जो वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, आउटले या स्पेंड को बोलते हैं खर्च को। विल बिगिन मतलब शुरुआत करना, दिस फाइनेंशियल ईयर, ये चीजें शुरू होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो जो कंडीशंस या जो ग्रामर के पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं उनको नोट करके प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आफ्टर ऑल इट इज टू अर्ली टू इंडिकेट दैट हायर पेंशन डिस्पर्सल विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर, शुरुआत होगा इस साल फाइनेंशियल ईयर में। इवन इफ, यहां तक कि एप्लीकेंट्स मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां पर उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। द यूनियन लेबर, यहाँ पे द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री विच ओवरसीज, ये जो मिनिस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, विच मतलब विच चीजों के लिए यूज करते हैं, पर्सन की बात नहीं हो रही, मिनिस्ट्री की बात हो रही है। ओवरसी मतलब होता है सुपरवाइज करना। द ईपीएफओ टोल द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी कंसर्न्ड अर्ली दिस दिस ईयर, बहुत पहले कंसर्न किया गया, चिंता जाहिर की गई, दैट द इम्प्लीकेशंस, द इम्प्लीकेशंस मतलब लागू होता है, ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को बोलते हैं। ऑन द ईपीएस हैड नॉट बीन फैक्टर्ड इन, ये फैक्टर्ड नहीं रहा है, हैड नॉट बीन फैक्टर्ड, फैक्टर मतलब इंक्लूडेड होता है या कंसीडर्ड को कहते हैं, कंसीडर्ड को बोलते हैं या इंक्लूडेड को बोलते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग द बजट एस्टिमेट्स फॉर 2023 और 2024, ये बजट जो है उसको बनाते क्रम में इसका एस्टिमेट्स किया गया। एस्टिमेट मतलब होता है इसके बारे में आकलन करना, एक एस्टिमेट बनाना भी होता है। वैसे एस्टिमेट का मतलब होगा, मतलब इसका मतलब होता है जज करना, वैल्यू करना, ये कह सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते हैं, तो उनको लिखते भी चलेंगे, और या तो क्लास के दौरान पॉज करके लिखते चलेंगे, या फिर क्लास के बाद यानी जो सेशन देखने के बाद जो भी पॉइंट्स का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको जरूर लिखते चलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, इशू यहाँ पे नाउन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है द आर्टिकल, यहाँ पे द आर्टिकल है। इशू ऑफ कंसर्न, सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है कंसर्न का, चिंता का, इज द लैक ऑफ क्लैरिटी, इसमें क्लैरिटी नहीं है। लैक मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कमी को बोलते हैं। ऑन द अमाउंट पेंशन मेंबर्स एंड पेंशनर्स रिसीव, कितना अमाउंट होंगे और जो पेंशनर्स रिसीव करेंगे, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। शुड देयर एप्लीकेशंस बी एक्सेप्टेड, किए जाने चाहिए उनके एप्लीकेशंस। देयर एंजाइटी इज अंडरस्टेबल,
अंडरस्टैंडेबल, उनकी जो एंजाइटी है समझने योग्य है, यानी यहाँ पे एबल वर्ड लगा, समझने वाली है। एंजाइटी यहाँ पे नाउन है, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। एज दे, पर्टिकुलरली दोज स्टिल इन सर्विस, जो भी अभी सर्विस में, गिव देयर कंसेंट टू ट्रांसफर अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ देयर पीएफ सेविंग्स टू द पेंशन फंड, जिन्होंने अपने जो कंसेंट मतलब स्वीकृति दी है टू ट्रांसफर सब्सटेंशियल पोर्शन, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा की बात कर रहे हैं। सब्सटेंशियल का मतलब होता है, सब्सटेंशियल मतलब होता है रियल, सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड या रियल को बोलते हैं सब्सटेंशियल। ये वाला वर्ड भी एडजेक्टिव है, एल लगा हुआ है, सॉलिड बोल सकते हैं या फिर रियल। पोर्शन ऑफ देयर पीएफ सेविंग्स टू द पेंशन फंड, जो अपना पीएफ सेविंग पेंशन फंड को देते हैं। दो, यद्यपि पेंशनर्स विल हैव टू मेक पेमेंट्स सेपरेटली टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर, उनको सेपरेटली उसको करना पड़ेगा पेमेंट, टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर हायर पेंशन, इस पेंशन के लिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां से मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। दे वुड ऑल्सो बी कीन टू नो, कीन मत टू नो मतलब जानने की, उत्सुक को बोलते हैं। कीन वर्ड आया, इसका मतलब क्यूरियस होता है, क्यूरियस मतलब कीन बोलेंगे। या एक वर्ड आता है इनक्यूजिटिव, इस वर्ड का मतलब ही होता है क्यूरियस। हाउ मच पेंशन दे वुड गेट, कितना पेंशन को मिलेगा। इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, ये इसके खिलाफ है। दैट ईपीएफओ हैज सेंट ए V3 फॉर्म में है, भेजा है डिमांड लेटर्स टू अबाउट 1000 पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर कलेक्टिंग अरियर्स। अरियर्स मतलब होता है बकाया राशि को बोलते हैं, प्लूरल नाउन होता है, ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा। इसका मतलब होता है बकाया, जिसकी भी बकाया है उसको बोलते हैं। बकाया मतलब जो चीजें बच गई हैं उसको बोलेंगे। लाइबिलिटीज भी इसका मतलब होता है। एज द कैलकुलेटर ऑन द ईपीएफओ's वेबसाइट ओनली इंडिकेट्स, वो सिर्फ इंडिकेट करता है दैट, यहाँ पे द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, जो अमाउंट ट्रांसफर्ड होने को है, इट इज टाइम दैट द ईपीएफओ गिव एन इंडिकेटिव फिगर ऑफ पेंशन, मतलब फिगर ऑफ पेंशन होना चाहिए, कितना होगा। इंडिकेटिंग मतलब होता है, जैसे इंडिकेटिव का मतलब, ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि आईवीई लगा है लास्ट में सफिक्स में। इसका मतलब होता है जैसे एक टिपिकल बोल सकते हैं, एक सजेस्टिव बोल सकते हैं, कितना होना चाहिए। सजेस्टिव, इंडिकेटिव मतलब सजेस्टिव भी होता है, सजेस्टिव। इसको मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें बीच में जगह की कमी पड़ जाती है, इस वजह से मुझे इधर लिखना पड़ता है। यहाँ पे वर्ड मिला इंडिकेटिव, ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि आई वी वाला वर्ड लगा है, इसका मतलब होता है सजेस्टिव। कितना फिगर होना चाहिए पेंशन का। एट लिस्ट मतलब कम से कम टू एप्लीकेंट्स हु हैव बीन इशूड, जिनको इशू किए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है। एप्लीकेंट्स यहाँ पे एंटीसीडेंट हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का, ये अगर प्लूरल होगा तो आगे भी आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। द लेटर्स मतलब एट लिस्ट कम से कम टू एप्लीकेंट्स हु हैव बीन इशूड द लेटर्स, जिनको लेटर इशूड किया गया उनको तो क्लियर करना चाहिए। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जिनको भी लेटर्स इशू किए गए हैं उनको तो क्लियर करना चाहिए कम से कम ये सारी चीजें, कि कितना क्या होगा पेंशन, फिगर ऑफ पेंशन क्या होना चाहिए।
दोस्तों इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इन द केस ऑफ प्री 2014 रिटायर्स, जो रिटायरीज हैं, it appears that the PF authorities have not yet officially commenced। commence मतलब अनाउंस करना होता है। commence का मतलब होता है शुरुआत करना, मतलब टू बिगिन भी बोल सकते हैं। commence मतलब शुरुआत करना भी होता है। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। दिस इज योर टास्क, ये आपका टास्क है। और इसका मतलब बिगिन या स्टार्ट करने को बोलते हैं। टू बिगिन या स्टार्ट को बोलते हैं commence। बिगिन या स्टार्ट करना, शुरुआत करने को बोलते हैं। authorities have not yet officially commenced communication, मतलब कम्युनिकेशन शुरू नहीं किए गए हैं ऑन द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस आए हैं। इवन दो, यहाँ तक कि अंडर द रूल्स, रूल्स इस रूल के तहत, मोस्ट ऑफ दीज, मतलब ये सारे, मे नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटिनी। यहाँ पे एक वर्ड मिला स्क्रूटिनी, नहीं स्टैंड कर सकेंगे स्क्रूटिनी के टेस्ट में। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे सर्वे करना, स्टडी करना। यहाँ पे एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है सर्वे, या स्टडी को बोलते हैं, या सर्वे को बोलते हैं। एम्प्लॉयर्स हैव द हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। लिख लीजिएगा इसको, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है। ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स फॉर एवरी एप्लीकेंट, सभी एप्लीकेंट्स के जो फिजिकल रिकॉर्ड्स होंगे उनको प्रोड्यूस करना। एज नॉट ऑल एस्टेब्लिशमेंट विल हैव दीज रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे। द सेंसिबल ऑप्शन फॉर द ईपीएफओ वुड बी टू शेयर इट्स डेटाबेस, इसको डेटाबेस शेयर करना ये सेंसिबल ऑप्शन होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें काफी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है, उसको सीखते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है जो भी डेटाबेस है विद एम्प्लॉयर्स फॉर द लिमिटेड पर्पस, जो लिमिटेड पर्पस के लिए। ऑफ एस्टैब्लिशिंग, यहाँ पे ऑफ के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया, यानी जेरंड। एप्लीकेंट ऑथेंटिसिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल को बोलते हैं। फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, स्थापित करने के लिए। दैट आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो कि ये एग्जिस्टेंस पे है ही नहीं। देयर अपियर्स टू बी नो वे आउट फॉर देयर एम्प्लॉयज, देयर अपियर्स टू बी नो वे आउट, इनके लिए, फॉर देयर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन, कोई तरीके नहीं साबित हुए ताकि वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सके। गिवन दैट द स्पिरिट ऑफ जजमेंट इज टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड होने वाला है अ बेटर सोशल सिक्योरिटी, एक बेटर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होने वाला है। नेट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यहां से समझते हैं। गिवन दैट द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट इज टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड होने वाला है बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट। The union minister and EPF, the EPFO should be proactive
प्रोएक्टिव मतलब होता है, इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है प्रोएक्टिव, जो काफी एक्टिव रहने को बोलते हैं, सक्रिय को बोलते हैं। इसका एक्चुअल मतलब होता है काफी सक्रिय होना, यानी काफी बोल्ड रहने को भी कह सकते हैं, या फिर कहेंगे एनर्जेटिक। प्रोएक्टिव मतलब होता है बी एनर्जेटिक को बोलेंगे। प्रोएक्टिव इन सिंप्लीफाइंग मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए, इन के बाद यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है यानी जेरंट। द प्रोसेस एंड इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए दैट एवरी डिजर्विंग पर्सन गेट्स द बेनिफिट, जो भी पर्सन है डिजर्विंग, डिजर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। नाउन से पहले अगर कोई वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो चीज कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव, ताकि जो भी डिजर्विंग पर्सन है गेट्स द बेनिफिट, उनको फायदे मिले। एवरी के बगल में नाउन आया तो नाउन सिंगुलर होगा, यानी एवरी के साथ वर्ब भी आगे सिंगुलर लगाते हैं। ईच एवरी इधर निधर सबके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गेट्स V5 है सिंगुलर, और ये एवरी एडजेक्टिव की तरह वर्क यहाँ कर रहा है। सभी डिजर्विंग पर्सन गेट्स द बेनिफिट, उनको फायदे मिलने चाहिए। बेनिफिट यहाँ पे नाउन है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक, एक और एडिटोरियल उसके बाद है, उसको भी आप रीड करेंगे और इंग्लिश रीडिंग करके आप अपने लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, एकदम सिंपल स्लो स्लो मोशन में, ताकि वो स्टूडेंट्स जो रीडिंग न्यूज़पेपर से भागते हैं उनको भी सीखने का मौका मिले, वो भी सीखकर अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और एग्जाम को क्रैक कर सके। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको घबरा कर नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, टाइम थोड़ा सा देकर सीखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। जल्दबाजी में आप सीखेंगे तो उतनी सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं जितनी सिखाना आपको मैं चाहता हूं और जितना आप सीखना चाहते हैं। तो आराम से सीखिए। एक बार बेस मजबूत हो गया आपका, उसके बाद इन फ्यूचर आप खुद से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.